हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई बीपी। सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडिया में चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। वैसे हम भी इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, खास तौर से कुरियर सर्विस के स्टार्ट होने की, क्योंकि लॉकडाउन से ठीक पहले हमने कुछ कॉमिक्स ऑर्डर किए थे, जिसमें से कुछ तो डिस्पैच ही नहीं हो पाए और कुछ बीच में अटक गए, जो फाइनली हमें अब मिलने शुरू हुए। पर उनमें से जो हम जिस कॉमिक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो था होली काउ एंटरटेनमेंट की कॉमिक्स, क्योंकि भाई लास्ट के कुछ हमारे रिव्यू वाले वीडियोस के बाद इतने सारे लोगों ने होली काउ की कॉमिक्स को रिव्यू करने का सजेस्ट किया कि हमने नेक्स्ट रिव्यू इसी कॉमिक्स का करने का फैसला ले लिया और बिना देरी किए ऑर्डर भी कर दिया। पर ठीक इसके दूसरे दिन ही मोदी जी ने बोल दिया घर से बाहर नहीं निकलना है, और ये सुनकर कुरियर वाले ने भी अपने कदम वापस खींच लिए और हमारा इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया। पर फाइनली लगभग 3 महीने बाद होली काउ की रवानियन सीरीज हमारे पास है। जब इसका पार्सल मुझे मिला तो एक बार लगा था कि इसका एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाऊं, पर जैसा कि मैंने बताया कि कॉमिक्स के लिए काफी लंबा चौड़ा इंतजार करना पड़ा था, इसलिए मैंने बिना देरी किए इसे ऐसे ही अनबॉक्सिंग कर दिया। और जैसे ही कॉमिक्स पार्सल से बाहर आई, एक ही बार में समझ में आ गया कि लोग तारीफ बेवजह नहीं कर रहे थे। वाव फैक्टर आपको कवर पेज से ही देखने मिल जाएगा। हालांकि कवर पेज पे तो पब्लिशर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता ही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है और अट्रैक्टिव बनाने की, पर इस कॉमिक्स के इनर पेजेस को भी देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी मेहनत कवर बनाने में किया गया है उतनी ही मेहनत इनर पेजेस को भी बनाने में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम होली काउ के इस मास्टरपीस रावानियन का डीप रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास आर्ट वर्क के साथ साथ बाकी चीजों पे भी मेहनत की गई है कि नहीं, कितने अंक अब तक आए, स्टोरी लाइन कैसी है, कॉमिक्स का प्राइस क्या है, नयापन क्या है और पुरानापन क्या है, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। और इन सब के बाद अंत में मैं एक छोटा सा मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये धमाकेदार एपिसोड बिना किसी देरी के। तो पहले इस कॉमिक्स की जेनरिक बातें कर लेते हैं। वैसे अगर आप पुराने रीडर हो तो आपने एक चीज नोटिस किया ही होगा कि आजकल के नए कॉमिक्स लगभग 6x10 की साइज में ही आते हैं। वैसे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे आर्ट वर्क के लिए काफी जगह मिल जाती है, साइज इंटरनेशनल होने के कारण इसमें एक्स्ट्रा काट छांट नहीं करना पड़ता, साइज बड़ी होने के बावजूद मीडियम साइज के कॉमिक्स की तुलना में कीमत में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता। वैसे अगर कीमत की बात करें तो सेम फंडा नॉर्मल पेपर और ग्लॉसी पेपर पे भी फिट बैठता है, क्योंकि आज के समय में ग्लॉसी पेपर नॉर्मल पेपर की तुलना में लेस एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आजकल के बहुत से कॉमिक्स पब्लिशर ग्लॉसी पेपर ही यूज करते हैं। अब ग्लॉसी पेपर नॉर्मल पेपर से लेस एक्सपेंसिव क्यों होता है, ये मैं कोशिश करूंगा अगले किसी वीडियो में समझाने को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होली काउ एंटरटेनमेंट कॉमिक्स में नया क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, इस कॉमिक्स में आपको ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे कि हम एज ए इंडियन रीडर अब तक देखते आए हैं, चाहे वो फ्रंट इनर पेज में आ चुकी कॉमिक्स या आने वाली कॉमिक्स की लिस्ट हो, या फिर मार्जिन या बॉक्सी पैनल्स वाली इनर पेजेस, सब चीजों में आपको नयापन नजर आएगा। और एक जो चीज मुझे अच्छी लगी और जिसका मैं पर्सनली फैन हूँ वो है लेस टेक्स्ट मोर आर्ट वर्क। बहुत कम जगह ही आपको ज्यादा पढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कम से कम इस सीरीज में तो पूरी कोशिश की गई है कि आर्ट वर्क के थ्रू स्टोरी लाइन समझाने की, और टेक्स्ट को एक प्रकार से हिंट के रूप में यूज किया गया है। तो डेफिनेटली आपको इस कॉमिक्स में ये अंदाज बहुत पसंद आएगा। अब बात करते हैं आर्ट वर्क की। तो इस सेक्शन में तो भाई जितनी भी तारीफ की जाए कम ही पड़ेगा। पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जल्दबाजी दिखाई गई हो। आर्टिस्ट का पेशेंस आपको उसके आर्ट वर्क में साफ नजर आएगा। बीच बीच में काफी जगह अचानक से अलग एक्सपेरिमेंट आपको अपनी आईब्रो ऊपर उठाने को मजबूर कर देगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अचानक एक अलग सी थीम नजर आने लग गया। सो डेफिनेटली आपको यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा ताकि आप इस नए सरप्राइज का मीनिंग, उसका इंटेंशन समझ सकें। सो बेहतरीन आर्टवर्क को देखते हुए आप जल्दी से ये देखने की कोशिश तो जरूर करेंगे कि इसका आर्टिस्ट कौन है, पर यहाँ आपको आर्टिस्ट का नाम खोजने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कॉमिक्स में ट्रेडिशनल तरीके से फ्रंट पेज में ही क्रिएटर्स के नाम नहीं लिखा गया है। इस कॉमिक्स के कुछ इशू में क्रिएटर का नाम लास्ट में तो कुछ इश्यूज में बीच में दिया गया है।
खैर वैसे हम आपकी मेहनत बचा देते हैं और बता देते हैं कि इस कॉमिक्स के मेन आर्टिस्ट जिसने 90% काम किया है वो है विवेक गोयल, जो कि होली काउ एंटरटेनमेंट के CEO और आर्ट डायरेक्टर भी हैं। कलर का काम किया है योगेश पुगांवकर ने। मैं यहाँ मुकेश सिंह का भी नाम मेंशन करना चाहूंगा, जिन्होंने रामायण फिनाले पार्ट 2 का ये बेहद ही खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया है। साथ ही ललित शर्मा और जगदीश कुमार ने भी रामायण पार्ट 1 का कवर पेज डिजाइन किया है। सुमित कुमार ने वॉल्यूम 1 का कवर पेज डिजाइन किया है। तो रामायण सीरीज की अब तक प्रकाशित कॉमिक्स की बात करें तो अब तक 8 अंक प्रकाशित हो चुकी है, पर अगर आप यहाँ कॉमिक्स को काउंट करें तो हमें यहाँ 6 कॉमिक्स ही मिलती है। उसका रीजन है जो पहला अंक है उसको यहाँ वॉल्यूम नाम दिया गया है, जिसमें 3 इश्यूज के कलेक्शन है। फिर ये आता है 4th, उसके बाद ये 5th और ये 6th और फिर नेक्स्ट 7th है, पर यहाँ इस अंक को नाम दिया गया है फिनाले 1 और ये है रामायण का अंतिम भाग यानी फिनाले 2। तो इस तरह इस कॉमिक्स को वॉल्यूम, इशू और फिनाले में डिवाइड किया गया है। तो वॉल्यूम और अंक के बाद बात करते हैं स्टोरी की, जिसे लिखा है विजेंद्र मोहंती ने। तो कॉमिक्स के नाम से ही आपको थोड़ा आभास हो गया होगा कि जैसे रामायण में श्री राम जी की कहानी बताई गई है, वैसे ही रामायण में लंकापति रावण की अनटोल्ड स्टोरी बताई गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स जैसे दशानन, कुंभकर्ण, शूर्पणखा से आप पहले से ही भली भांति परिचित होंगे, पर बावजूद इसके आपको काफी सारी नई चीजें बिल्कुल नए अंदाज में जानने को मिलेगा, क्योंकि आप में से काफी लोग रामायण काफी बार देखी और पढ़ी होगी, पर उसमें श्री राम जी के बारे में ही ज्यादा बताया गया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जैसे कि नाम ही रामायण है, उसके हिसाब से इसमें राक्षस राज रावण की ही कहानी बताई गई है, जिसमें कहानी शुरू होती है दशानन यानी रावण के बचपन से, और साथ ही रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण और बहन शूर्पणखा को भी दिखाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस कॉमिक्स में रावण की स्टोरी काफी पहले से बताई गई है, जो कि श्री राम के साथ निर्णायक जंग में जाकर खत्म होती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सब कुछ अलग ढंग से बताया गया है, तो कॉस्ट्यूम से लेकर पावर्स या वेपन सब कुछ बिल्कुल अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये आपको किसी शानदार VFX वाली मूवी देखने जैसी फीलिंग देगी। वैसे इस कॉमिक्स के एक पेज में विवेक गोयल, जो कि इस सीरीज के आर्टिस्ट और को क्रिएटर भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें वो 10 साल से चलते आ रहे रामायण सीरीज के दौरान हुए अपने अनुभव को भी शेयर किया है। तो आपको इस कॉमिक्स में न केवल रावण की कहानी बल्कि और भी दूसरा काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि 6th इशू में 8 पेज की अघोरी के कॉमिक्स के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव प्रीव्यू मतलब स्क्रिप्ट, कैरेक्टर डिजाइन, रफ स्केचेस के थंबनेल और कलर्ड पेजेस भी दिया गया है। 2 पेज क्रिएटर्स के साथ Q&A मींस क्वेश्चन एंड आंसर के लिए डेडिकेटेड रखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कॉमिक्स पढ़ना खत्म करने के बावजूद आपके पास पढ़ने के लिए काफी कुछ रहेगा। अगर इस कॉमिक्स की लैंग्वेज की बात करूं तो फिलहाल ये कॉमिक्स इंग्लिश में ही प्रकाशित होती है, पर अगर आप हिंदी रीडर हो तो भी आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया कि इसमें कोशिश की गई है आर्ट वर्क के द्वारा कहानी समझाने की। लंबे चौड़े टेक्स्ट से बचा गया है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कारण ये भी है कि इसमें इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो आपको समझने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी कुछ समय पहले हमारे एक व्यूअर अनूप कुमार जी ने हमें एक सजेशन दिया था कि आप इंग्लिश कॉमिक्स के बेनिफिट्स के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो आप इसे उस वीडियो का एक पार्ट के तौर पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस कॉमिक्स को पढ़ने और समझने के लिए आपको लैंग्वेज बैरियर की तरह नहीं लगेगा। सो अगर कॉमिक्स की प्राइस पे आए तो पहले वॉल्यूम की कीमत है 280 रुपए, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वॉल्यूम में आपको 3 कॉमिक्स का कलेक्शन मिलेगा, सो आप एक कॉमिक्स की कीमत 94 रुपीज मान सकते हैं। 4th इशू में प्राइस कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, पर इनकी वेबसाइट या हेलो बुक माइन में इसका प्राइस दिया गया है 250 रुपीज। 5th इशू आपको मिलेगा 150 रुपीज में, तो 6th इशू मिलेगा 70 रुपीज में। वैसे 5th और 6th दोनों इक्वल होने के बावजूद प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है समझ नहीं आया। ऑल्दो पेपर क्वालिटी मुझे 6th की बेहतर लगी। एनीवेज
इस पे तहकीकात हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिनाले 1 की कीमत है 160 रुपीज और फिनाले 2 की कीमत अगेन इसमें प्रिंटेड नहीं है, पर होलो बुक माइन वेबसाइट में 350 मेंशन किया गया है। वैसे आप वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है वहां विजिट करके और भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। वैसे इस सेक्शन के बारे में मैं आपसे अपने आखिरी मैसेज वाले सेक्शन में भी और बात करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम सवाल पे आते हैं, व्हाई टू बाय और वेयर टू बाय, कि भैया आखिर हम इस कॉमिक्स को खरीदे क्यों, और खरीदने का मन भी बना लिया तो ये मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं, क्यों खरीदें। अगर आप कॉमिक्स लवर हो या कॉमिक्स कलेक्टर हो तो डेफिनेटली आपको ये खरीदना ही चाहिए, पर इसके अलावा भी और भी काफी सारे कारण हैं, जैसे इसका बेहतरीन आर्टवर्क, लीक से हटकर नए अंदाज में कहानी को पेश करना। चूंकि ये मॉडर्न लुक वाला नए जमाने का कॉमिक्स है तो आप अपने सो कॉल्ड न्यू जनरेशन वाले यंग रिलेटिव जो कि पबजी या टिकटॉक में उलझे हुए हैं उन्हें आप दे सकते हैं। हो सकता है वो सही रास्ते पे आ जाए, मुश्किल है पर आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण भी है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं इस कॉमिक्स को आप ले कैसे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में आजकल कॉमिक स्टॉल या बुक डिपो टाइप की कुछ चीज नहीं रही। अगर कहीं होता भी है तो वो कॉमिक्स नहीं रखते, पर फिर भी आप इस कॉमिक्स को अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जैसे कि हेलो बुक माइन, जिसकी फास्ट डिलीवरी और अच्छी सर्विस के कारण कॉमिक्स लवर के बीच में काफी तेजी से जगह बनाता जा रहा है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा होली काउ की वेबसाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस कॉमिक्स की रिव्यू यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, पर वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हाल के ही दिनों में हमने बॉलीवुड के एक बहुत ही काबिल कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को खोया है, जिसके बाद नेपोटिज्म का मुद्दा काफी गर्म रहा। लोग सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, बैकआउट बॉलीवुड या बैकआउट करण जौहर की मुहिम चला रखी है, पर ये नेपोटिज्म का बढ़ावा देता कौन है? बनाने वाले खुद ही तो अपनी फिल्म देखकर प्रॉफिट नहीं कमाते। जाहिर सी बात है ये आप और हम जैसे व्यूअर्स के कारण ही नेम, फेम और मनी पाते हैं। पर ये बॉलीवुड की बात थी तो ट्रेंड कर गई, बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय देने लग गए। पर शायद नेपोटिज्म तो इंडिया में हर आर्ट वाले क्षेत्र में भी है और कॉमिक्स इंडस्ट्रीज भी इससे अछूती नहीं है। किसी फेमस पब्लिशर के पीछे भागने में हम इतने बिजी रहते हैं कि बाकी पब्लिशर्स जो मेहनत करके आपके लिए अच्छी कॉमिक्स लेकर आते हैं वो साइड हो जाते हैं। हम अच्छी कहानी के बजाय किसी स्पेशल कैरेक्टर या पब्लिकेशन के पीछे ही भागते हैं। यहाँ तक कि ऐसे काफी सारे यूट्यूबर और ब्लॉगर भी मिल जाएंगे जिनकी 90% कंटेंट तो किसी एक को ही फेवर करती है, पर उसके बावजूद वो इन दिनों नेपोटिज्म पे अपना ओपिनियन देते दिख जाएंगे। भाई आपने खुद अच्छे कंटेंट को कितना सपोर्ट किया है? अगर मैं यूएसए की कॉमिक्स इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मार्वल और डीसी के अलावा लगभग 200 एक्टिव कॉमिक्स कंपनीज आपको मिल जाएंगी। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ एक्टिव पब्लिशर की ही बात कर रहा हूँ जो आज भी कॉमिक्स प्रिंट करती है और बेचती है, और उससे भी बड़ी बात लोग खरीदते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी कॉमिक्स, अच्छी स्टोरी, अच्छा कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने का मतलब है कि पूरी की पूरी एक अच्छी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं ये एक बेस ही है जो आगे चलकर मूवी या सीरीज में कन्वर्ट होती है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको बॉलीवुड को गाली देने का मन करे तो एक बार इस बात को आप जरूर सोचना कि इन्हें बनाया कौन। हमने कभी इन्हें मजबूर ही नहीं किया क्वालिटी वाले चीजें बनाने के लिए। आप रेंडमली किसी से भी पूछ लो कितने लोगों को द ब्लू अम्ब्रेला जैसी मास्टरपीस मूवी के बारे में पता है। शायद बहुत कम लोग हाँ बोलेंगे, पर वहीं दूसरी ओर एक फालतू सी मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में पूछ लो, हर किसी को पता होगा, हर कोई अपनी इसके बारे में ओपिनियन भी दे देंगे। मैं यहाँ ये सब इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे ये जानकर थोड़ा दुख हुआ कि जिस कॉमिक्स का मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो अपने 10 साल पूरे करने जा रही है, बावजूद इसके काफी लोग इसके बारे में अनजान हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें कुछ को तो होली काउ के बारे में पता ही नहीं था और कुछ को होली काउ के बारे में पता था पर वो किसी कारणवश नहीं खरीद पाए। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि कोशिश करें जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है उसका साथ दें, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप केवल अच्छी कॉमिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक अच्छी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफी लोग आजकल की कॉमिक्स की ज्यादा कीमत देखकर दूर भागते हैं, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारी ये वीडियो देख लें। और दूसरा, हमें सस्ता भी और सुंदर भी वाली सोच बदलनी होगी। मांगा ब्लैक एंड व्हाइट में आने के बावजूद काफी महंगी होती है और लोग उन्हें खरीदते भी हैं।
पर इसके उलट अगर ऐसा कॉमिक्स इंडियन पब्लिशर निकालेगा और सस्ते में भी देगा तो लोग खराब क्वालिटी बोलकर उसे अवॉइड कर देंगे। और रही बात अगर आपको किसी कॉमिक्स में स्टोरी दमदार नहीं लग रही है या और कुछ कमी है तो डेफिनेटली आप अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिशर को दे सकते हैं। आप अगर उन्हें सपोर्ट करोगे तो वो भी इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि कोई बेवजह तो अपने पैसा फंसाकर कॉमिक्स निकालेगा नहीं। जाहिर सी बात है वो भी अपने रीडर्स की संख्या बढ़ाना चाहेंगे। तो बस इतना बोलकर मैं ये वीडियो यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू और मेरा मैसेज पसंद आया होगा तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई कॉमिक्स के रिव्यू या टॉपिक के साथ।